We come from a background of pharmaceutical industry as distribution partners of various national and multinational companies. We are glad to share that our association in the industries is over 60 plus years, alongside our fully equipped manufacturing facility by the name Century Nova has all the facilities to fulfill the requirements of our prestigious clients. It brings me happiness to announce that we are a WHO GMP certified manufacturing unit. With the state-of-art machineries and extremely competent, efficient and experienced team of professionals into manufacturing alongside quality control and quality assurance. We are committed to continuous upgradation of not only technology but manpower through multi-layer trainings right from grassroots level to production heads of all departments. Keeping up with the pace of time and emerging technologies, we have established a GMP and GLP certified pharma industry in the name of Century Nova Drugs Private Limited, which is also ISO certified. We have earlier established wind power plants and solar power plants in the state of Madhya Pradesh and Karnataka while moving further. We are on our path to become the eminent corporation in pallet formulation manufacturing, and we promise our valued customers the best of quality, efficient and rapid services in an affordable price. We welcome you on board to collectively serve the world. We are committed to deliver supreme quality products in the scheduled timeline. सपने तो हर किसी की आंखों में होते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता। आज से लगभग 43 साल पहले जब फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम हाथ से होता था, इस काम में उतनी तेज़ी नहीं थी। उस समय आपने फार्मा इंडस्ट्री में काम शुरू किया और अपनी जिद और इनोवेटिव सोच की दम पर विंड पावर सिस्टम और सोलर एनर्जी पर काम किया, जिसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में एलोपैथी की एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जो विभिन्न मापदंडों पर खरी भी उतरी। अपनी इस जिद से इन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदला, बल्कि कई लोगों के रोजगार की, बेहतर स्वास्थ्य की, देश के विकास की वजह बने।
नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नितिन नेगांधी जी से, जो कि एमडी हैं सेंचुरी नोवा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर के, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही फार्मा का इनका काफ़ी पुराना बिजनेस है, लगभग 43 ईयर्स से ये एक्टिव है इसमें। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप बिजनेस तो आपको विरासत में मिला है, तो उसको इस लेवल तक लाकर खड़ा आपने कर दिया, तो कितनी मेहनत और कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? शुरुआत में जब हम लोगों ने चालू किया था जी, तब बिजनेस का स्कोप कम था। जी, आज जितने लाइफस्टाइल डिजीजेस और प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, जी, उस टाइम पे ऐसे नहीं थे। लोगों को छोटे स्टमक अपसेट और मलेरिया, जी, बुखार, ये सब प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम ये ज़्यादा थे। जी, अब और इसलिए लोगों की लाइफस्टाइल सिंपल थी, बिजनेस बहुत कम था। अब लाइफस्टाइल डिजीज आने के बाद बिजनेस इसलिए एक्सपेंड हो गया क्योंकि लोगों को लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बिल्कुल। तब वो 2 दिन 3 दिन में उनका दस्त है, उल्टी है, बुखार है, जुकाम है, सर्दी, ये ठीक हो जाता जी, था। जी। वही बिजनेस था। तब सोसाइटी में इतना पैसा भी नहीं था और मैकेनाइजेशन भी नहीं था। जी, बिल्कुल। और जितने आज की तारीख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं था। सब कुछ हाथ से करना पड़ता था। कंप्यूटर्स की कोई एड नहीं थी बिल्कुल 80s में, बिल्कुल तो सब मैनुअल था और इतना फास्ट भी नहीं था जितना आज है। बिल्कुल। तो इस सब के चलते बिजनेस कम था, पर बिजनेस में सेटिस्फैक्शन जरूर रहता था क्योंकि एवरीबडी वाज हैप्पी। जो उसके पास है उससे खुश था। आज के समय के विपरीत, जब आदमी का बहुत है पर हर आदमी कहीं ना कहीं नाखुश है। पर ठीक है, उसको बढ़ाना तो था, बिकॉज ग्रोथ इज लाइफ, वो मेरा प्रिंसिपल रहा है। जी, तो उसको ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते ओवर द इयर्स हमने अपने बिजनेस को जो है, ट्रेडमार्क हमारे बिजनेस का हमेशा ट्रस्ट रहा है और एक बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में काम करना जी, विद ट्रस्ट एंड कभी भी आदमी को जो है ना, हमारे साथ ये मैंने महसूस नहीं होने दिया कि ही विल बी एट अ लॉस इन डीलिंग विथ मी, और हमेशा हमने उस चीज़ को मेंटेन किया। जी, तो उसके कारण हमारा बिजनेस रेगुलर ग्रो हुआ ओवर द इयर्स। जी, सन 2000 में हमने इंदौर में बिजनेस डाइवर्सिफाई किया। जी, हालांकि दोज इयर्स वर वेरी टफ, और फिर उसके बाद जो है ना, इसी बिजनेस को और एक्सपैंड करते हुए नए फील्ड्स में गए, पावर जनरेशन के, जी, फिर फार्मा के ट्रेडिंग में थे, मैन्युफैक्चरिंग में गए कुछ समय पहले। जी, मेरे बेटे आए तो उनके हिसाब से मैंने अगली जनरेशन की प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग की। तो यही सफ़र रहा है, और ये कह सकते हैं डिस्पाइट लॉट ऑफ स्ट्रगल, डिस्पाइट बहुत सारे हार्डवर्क के बावजूद, जी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी जिसका अंत भला वो भला, सब ऐसी भला। बात है। जी, बिल्कुल। जी हाँ जी। जी, आप 4 दशक लगभग हो गए हैं, इससे ज़्यादा ही हो गए हैं आपके बिजनेस में। तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं उस टाइम में और अब में फार्मा इंडस्ट्री में? उस टाइम पे जैसा मैंने बताया कि पहले लाइफस्टाइल की डिजीजेस नहीं थी। आदमी बीमार होता था, 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। जी, लाइफ भी सिंपल थी, फूड हैबिट्स भी सिंपल थी। जी, अभी इस बीच में एक एक्सप्लोजन हो गया है डायबिटिक्स का, कैंसर पेशेंट्स का, जी, कार्डियक पेशेंट्स का, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का, अस्थमा पेशेंट्स का, जो कि दुखदाई बात है समाज के लिए सही, कि 10% जनसंख्या, ऐसा जैसा रिपोर्ट्स आती है कि डायबिटिक है भारत में। बिल्कुल। 10% से अधिक लोग या तो कार्डियक हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, और वैसे एस्थमेटिक्स और कैंसर पेशेंट्स की भी संख्या काफ़ी है। तो एक दुखदाई बात है क्योंकि ये बीमारियां लाइफ लॉन्ग होती हैं। जी, पर इससे ये 2 चीज़ें हो गई कि पहले बिजनेस का स्कोप कम था फार्मा का, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अब आदमी जो दवाई लेता है उसकी 45 साल में हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ तो उसकी जितनी 15-20 साल की लाइफ एक्सपेक्टेशन है उसको पूरी ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी है, और इनका क्रम कुछ ऐसा है कि पहले जो लेता है उससे बाद में बढ़ती है वो दवाइयाँ। बिल्कुल, पावर बढ़ती जाती है। पावर बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ती जाती है। जी, जी, तो उस कारण से बिजनेस का स्कोप तो बढ़ा है,
और ये कहना मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हमारा व्यवसाय ये है जी कि आदमी के बीमारी से हमारा व्यवसाय है। बिल्कुल। ये एक सेवा भी है, पर ये दुखदाई बात ये है कि जब कोई आदमी कार खरीदता है तो वो खुशी के लिए खरीदता है, मकान बनाता है या उसमें कुछ करवाता है इंटीरियर तो खुशी के लिए करता है। बिल्कुल सही। ये हमारा ट्रेड एक ऐसा है कि आदमी को तकलीफ होती है इसमें खर्च करने में, और अदरवाइज जो मेंटल स्ट्रेन झेलता है वो उसके घर वाले, जब घर में कोई आदमी बीमार हो। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना एक्सप्लोजन हो गया। जो पहले हार्डली 90% पॉपुलेशन तो ऐसी रहती थी कि साल में एक आध बार कभी 2-4 टैबलेट खाते थे जी, अब तो हर घर में दवाई का एक बजट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस तरह की हेल्प मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा भी सिंप्लीफिकेशन हो गया थोड़ा सा टैक्सेशन में जी। इनिशियल पीरियड में ऑक्ट्रॉय और ये सब था, टैक्सेशन के बड़े वो थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। अभी सिंगल टैक्सेशन से थोड़ा वो हो गया और पेपरलेस हो गया है सब। पहले पेपर्स और फाइल्स आप संभाल के रखो सालों तक के जी, अब डिजिटल होने से आपने अपलोड कर दिया, सेव कर लिया, तो आपको वो सब का लोड नहीं है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि आप नेशनल लेवल की कंपनियों के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो किन किन कंपनियों की दवाओं का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? मैनकाइंड फार्मा का हम पूरे मध्य प्रदेश में करते हैं जी ल्यूपिन लिमिटेड का इंदौर से पूरे मध्य प्रदेश में करते हैं जी, कोरोना रेमेडीज का पूरे मध्य प्रदेश में करते हैं, लिंकन फार्मा का आधे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, और भी बहुत सारी अन्य कंपनियां हैं स्थानीय और नेशनल लेवल की जिनका हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रादेशिक स्तर पर करते हैं। तो ये कंपनियां चुनती हैं आपको या आप अप्रोच करते हैं? हम उनकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि दवाई पहले की वजह आज फर्क क्या है कि गांव में 100 घर है तो वहाँ भी दवाई लगती है। बिल्कुल। लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स अब गांव में भी पहुँच चुके हैं जी जी, यानी डायबिटिक, कार्डियक और एस्थमा और ये सब के, तो हर गांव में हर जगह एक रीच कंपनी को चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को अप्रोच करते हैं कि भाई हमें प्रादेशिक स्तर पे हर जिला में, कस्बे में, तहसील में हमारे दवाई उपलब्ध हो। अच्छा। और हम लोग वहाँ पे कंपनी के जो डीलर रहते हैं जी, उनको हम दवाइयाँ सप्लाई करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। कोरोना काल के दौरान आपको मेडिसिन पहुंचाने में काफ़ी परेशानियां हुई, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और गवर्नमेंट से किस तरह हेल्प मिली आपको? दवाइयाँ कोरोना हो या सामान्य काल हो, दवाइयाँ तो आदमी को लगती हैं। बिल्कुल। जो लोग लाइफ टाइम जिनको डिजीजेज हैं या लाइफस्टाइल डिजीज उनको हमेशा लेनी है और उनको चाहिए किसी भी स्थिति में। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये किया था कि बाकी सबका परिवहन बंद था, पर दूध, सब्जी, फल, अनाज और दवाई का चालू रखा था। पर बावजूद उसके भी ऐसा हो गया था कुछ समय के लिए, कुछ जिला प्रशासन की हठधर्मी के कारण कि एक देश से दूसरे देश जा रहा है, यहाँ से कटनी जा रहे थे, ऐसा था कि दूसरे देश में जा रहे हैं सामान लेके, क्यों बोलते हम आने नहीं देंगे। आपके ट्रक चालक को कोरोना हुआ तो उसके साथ जो हेल्पर जा रहा है गाड़ी में उसको हुआ तो वहाँ पे लेबर नहीं मिलते, तो हम लोग लेबर यहाँ से लेते थे, भेजते थे। उनको रास्ते में चाय खाने का कुछ नहीं मिलता था, तो हम लोग उनको चाय और नाश्ते के लिए पोहा, ऐसी जो चीज़ें 2-4 घंटे चल जाएं वो देते थे। और जिसके यहाँ सामान देते थे उसको ये रिक्वेस्ट करते थे कि भाई इनको रास्ते में कुछ मिल नहीं रहा खाने, क्योंकि सब होटल ढाबे सब बंद थे शासकीय आदेश के अनुसार। तो भाई इनके लिए आप खाने का इंतजाम अपने घर में करवा देना। उस आश्वासन पे ये जा रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में दवाइयाँ दी, जिसकी हमारी कंपनियों ने, हमारे कस्टमर्स ने भी काफ़ी प्रशंसा की। और उस टाइम पे हम कलेक्टर से परमिशन लेते थे कि ये दवाइयाँ हैं, आवश्यक दवाइयाँ हैं, इनको आप रोके नहीं कहीं पे भी। पूरा पुलिस प्रशासन भी सहयोग दे। आरटीओ से भी हम वैसा लेटर लेते थे जी जी, और हमारे जो थाने लगते थे वहाँ के टीआई से भी लेटर लेते थे कि दवाई लेके जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से रीवा भेज रहे हैं, छतरपुर, सागर कहीं भी भेज रहे हैं, तो उसके लिए परमिशन देते थे और सहयोग भी प्रदान करते थे। बिल्कुल। वो तो खैर समय काफ़ी ख़राब था, सभी ने सफ़र किया है उस चीज़ को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं आपके कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसका वेस्ट भी होता है, तो बिजली की कमी या फिर कोल और थर्मल प्लांट के जो वेस्ट हैं जो निकलते हैं, उनसे होने वाले पॉल्यूशन को लेकर आपने क्या कदम उठाया? से जब ये भारत में बहुत एक्यूट शॉर्टेज थी 12-15 साल पहले बिजली की, तो गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में थी ग्रीन एनर्जी को लाने के लिए। जी जी जी।
रिसाइकल जिसका होता जी। है, विंड, सोलर, तो तब हमने इस में कंट्रीब्यूशन के तहत, एक छोटे से कंट्रीब्यूशन के तहत उज्जैन के पास आगर में जी और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में 2 विंड के यूनिट्स डाले, जी 1.5 मेगावाट जी। के, और कर्नाटक में बेंगलोर के पास कोलार डिस्ट्रिक्ट में जी 2 सोलर ऑपरेटेड विंड यूनिट्स डाले, जो दोनों ग्रीन एनर्जी के थे। जी और उस टाइम पे वो 2 तरफ का कंट्रीब्यूशन रहा। एक तो नेचर को कंट्रीब्यूशन था, जी बिल्कुल क्योंकि थर्मल और जो कोल बेस्ड प्लांट्स है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और एक ग्रीन एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता। और इंडिया तब स्ट्रगल कर रहा था रूरल एरियाज़ में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए, जी तो पावर की शॉर्टेज थी। तो तब वो भी हमने कंट्रीब्यूशन किया, ग्रीन एनर्जी भी किया, बिल्कुल और उससे जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि नेचर को भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल पॉल्यूशन रुकता है बिल्कुल। पॉल्यूशन। मुझे तो लगता है कि हर इंडस्ट्री में ये रूल हो जाने चाहिए कि ये यूज़ करना ही है, हाँ, विंड पावर और सोलर पावर। जी जी जी। विंड पावर और सोलर पावर यूज़ करने के बाद आपने जो प्लांट्स लगाए, इनके बाद क्या चेंजेस आया आपके बिजनेस में? चेंजेस सबसे बड़ा तो ये आया कि थॉट प्रोसेस बदल गया। जी थॉट प्रोसेस ऐसा बदला कि हम ट्रेडिंग में थे, ट्रेडिंग से एक किसी न किसी इंडस्ट्री में आए विच वॉज जिसकी रिक्वायरमेंट थी, और एक नेचर को भी कंट्रीब्यूशन था, और साथ में ऐसा है कि अच्छा रेवेन्यू देते हैं वो जी दोनों। ये हमारा थॉट प्रोसेस बदला जी बिल्कुल कि ट्रेडिंग से हट के कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में जाया जाए। जी। फिर इसीलिए उसके बाद में फिर हमने फार्मा का यूनिट लगाया जबलपुर में। अच्छा, जी। तो आप समाज को इससे क्या योगदान दे पा रहे हैं? समाज को आप चाहेंगे मेरे बिजनेस से यानी ट्रेडिंग से? जी और दोनों से। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जी मेरा पहला सोचना ये रहता है कि एम्प्लॉयमेंट टेकर की बजाय एम्प्लॉयमेंट गिवर बनो। जी बहुत सारे अवसर हैं, जी और अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में बहुत सारा लेबर बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली अवेलेबल है, बहुत कम कीमत पे अवेलेबल है। तो मेरा हमेशा सोचना रहा है कि जॉब गिवर बने, और हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जी और हम लोगों के जो ट्रेड और वो रहता है, वो गवर्नमेंट उससे हटके है कि भाई किसी में पढ़ा लिखा नहीं है, किसी की क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, जी हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बिल्कुल। तो ये हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं बाय वे ऑफ टैक्सेस। जी जीएसटी इनकम टैक्स है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। प्लस एक अच्छी मेडिसिन दे के, जो कि न तो स्पूरियस हैं ना काउंटरफीट हैं, वो दे के हम लोग सोसाइटी को अच्छी मेडिसिन की अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन मेंटेन करने में एक वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ। ये बताइए कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में लाइसेंस को लेकर काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, तो किन किन मापदंडों से गुजरना पड़ता है? मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंसिंग वास्तव में बहुत जटिल प्रक्रिया जी है, और उससे मुख्य बात ये है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ के जो 15-20 जिले हैं, जी यहाँ पे कोई एलोपैथ की इंडस्ट्री प्रैक्टिकली नगण्य है। जैसे आप देखें तो बद्दी में 1000 यूनिट होंगे, अहमदाबाद में 500 होंगे, जी। इंदौर में भी 100 यूनिट हैं, पर अपने पूरे महाकौशल विंध्य क्षेत्र में शायद 5 यूनिट भी नहीं होंगे एलोपैथ के। जी। तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पे ना इसके जानकार मिलते हैं जो इंडस्ट्री सेट करने में आपको वो मार्गदर्शन देता है। यहाँ पे ना इसका मैन पावर मिलता है, क्योंकि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग एक साइंस है और आर्ट है। जी इसके केमिस्ट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपर्ट लोग होते हैं। चूँकि यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो यहाँ से लोग भी नहीं है, तो ये सब हमको बाहर से लाने पड़े। जी। और गवर्नमेंट के जितने मापदंड है, क्योंकि मेडिसिन एक ह्यूमन लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को टच करती हैं, जी। इसलिए गवर्नमेंट की मापदंड लाइसेंस देने के बहुत जटिल है, जिसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट है उसकी कोई भी एजेंसी करती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइसेंस अगर वो देते हैं और इन केस वो मेडिसिन से कोई ना कोई समाज को एडवर्स इफेक्ट आता है, जी। तो लाइसेंसिंग देने वाला अधिकारी के ऊपर भी बात आती है। जी। इसलिए उन लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो मापदंड है नेशनल, वो हर जगह अपनाते हैं। जी। तो वो सब हमारे को कंप्लाई करने पड़े,
बहुत लोगों का सहयोग मिला, तो उन्होंने कंप्लाई करके एक वर्ल्ड क्लास यूटिलिटी खड़ी की है जबलपुर में, जी जिसको सभी लाइसेंसेस मिले, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिला, जी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिला, ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन मिला, और आगे बहुत जल्दी हमारे को WHO का भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि हमने अपना प्लांट WHO के गाइडलाइंस को कंप्लाई करते हुए बनाया, उसी मापदंडों पर बनाया। जी ये बताइए कि आप क्या देखते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? अगले कुछ सालों में तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वालिटी मेडिसिन बनाएं, जी जो कि वर्ल्ड क्लास हो और जो अपने मापदंड पर खरी उतरें, और जो अपने कॉम्पोजिशन और हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें, जी जिससे जबलपुर में भी, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने बहुत नाम किया, तो एपिंग एक ह्यूमन हैबिट होती है। एपिंग माने कॉपी करना, तो एक यूनिट जब आता है और सक्सेसफुल होता है तो दूसरे लोग उसकी तरफ प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, वो एक ह्यूमन नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट कि कोई एक चीज़ सक्सेसफुल होती है तो दूसरे 4 लोग और आते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ जबलपुर भी हब बने फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का। एक बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया में जो भी दवाइयाँ यूज़ होती है उसमें 30 से 35% ऐसी रहती है जो भारत में बनी है। ये है ना, भारत आज की तारीख में ग्लोबल फार्मेसी हो गया है। जी आप US जाए, जर्मनी जाए, UK जाए, कनाडा जाए, या कोई छोटे देशों में तो आधी से ज़्यादा दवाइयाँ भारत की हैं, चाहे वो पाकिस्तान भी क्यों हो। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के फार्मा उद्योग की, जी कि 30 से 35% विश्व में जो दवाइयाँ खप रही हैं वो भारत में बनी होती हैं। पर हमारा क्षेत्र इसमें पिछड़ा है, माँ कौशल बुंदेलखंड यहाँ पे नहीं है यूनिट, तो मैं चाह रहा हूँ कि और यूनिट्स आएँ। पहली चीज़, हम एक विश्व स्तरीय चीज़ दे पाएँ जो आगे चल के एक्सपोर्ट करे, हमारे क्षेत्र को भी पहचान मिले, और उसी लेवल के और उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री को आगे वो लेवल मिले। और दूसरे यहाँ पे और 5-10 यूनिट्स आए तो कम से कम जबलपुर का भी एक नाम इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के उसमें थोड़ा उभर के। बिल्कुल, आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी एक सवाल आपसे है कि अक्सर सुनने में आता है हर 2-4-8 महीने में पेपर में आप पढ़ लो कि जो बाहर अमेरिका में कई दवाएं प्रतिबंधित होती हैं कि वो नहीं, ये यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, तो भारत में क्यों चल रही हैं और क्यों बन रही हैं? भारत में भी अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। जी पहले बात सही थी कि मल्टीनेशनल्स की कोई दवाई है वो उनकी कंट्री में बैन हो गई, जी पर चूंकि उन्होंने रिसर्च पे बहुत खर्च किया है तो ऐसी इंडिया जैसी गरीब कंट्रीज़ में वो मैनेज करके बेचते थे। जी पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO के जो मापदंड रहते हैं, जो वहाँ बैंड है तो यहाँ पे इमीडिएट बैन होती है। अब चूंकि भारत में लगभग बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है, विश्व को निर्यातक देश हो गया है दवाइयों में, तो गवर्नमेंट भी उस मामले बहुत संजीदा हो गई है। इसलिए आपने अभी पेपर में पढ़ा होगा कि 135 फार्मा यूनिट्स का उन्होंने अभी रिसेंटली वो किया, स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन किया, उसमें से 35 को तुरंत बंद करवाया, 30-35 के लाइसेंस सस्पेंड किए कि पहले आप इतने चेंजेस और इम्प्रूवमेंट करो, फिर उसके बाद हम आपको आगे मैन्युफैक्चर करने की परमिशन देंगे। क्योंकि कहीं पे भी कोई दवाई अमानक निकलती है तो ग्लोबली एक देश का है कि भाई इंडिया की दवाइयाँ मानक स्तर पे खरी नहीं उतरती, तो इसलिए करता एक है और 5000 फैक्ट्रीज हैं भारत में, वो सफ़र करती हैं। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी संजीदा हो गई है, और अब वो चीज़ें नहीं रहेगी कोई चीज़ यूरोप में बैन है, USA में बैन है, यहाँ चलेगी। WHO की एक रिपोर्ट आई तो यहाँ पे अभी कम से कम 25-30 दवाइयाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन की, जिसमें एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, कोडीन कफ सिरप जो कोरेक्स फेंसिडिलिस नाम से आता था, जो गाँवों में युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था, क्योंकि एक सस्ता नशे का विकल्प था और आसानी से उपलब्ध, उसमें ना कोई ड्राई डे होता, दवाई की दुकान सुबह से 12 बजे तक की खुली है, तो वहाँ से जाओ सिरप ले आओ और उसके साथ जैसे टैबलेट्स मिलाओ तो काफ़ी ज़्यादा नशा आता था और काफ़ी सस्ता नशा होता था वो, तो वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। और ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया पूरे इंडिया ने। और ये जो है ना, ऐसी और बहुत सारी दवाइयाँ बैन की है, अभी अंदर 50-60 दवाइयाँ बैन की है।
जी। तो गवर्नमेंट भी अब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ होती है उसको त्वरित इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रही है। बिल्कुल। ये जो आजकल के युवाओं में जो हैबिट है या कह लें कि लाइफ स्टाइल ऐसी है कि जिम जा रहे हैं, फिर प्रोटीन पाउडर पी रहे हैं, तो ये प्रोटीन पाउडर कितने कारगर है, मतलब ये वाकई असर करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? साइड इफेक्ट तो न्यूट्रिशनल है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर कारगरता केवल साइकोलॉजिक ज़्यादा है। और कि भाई ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई बोले उसकी मसल्स बन जाएंगी सिर्फ प्रोटीन पाउडर पीने से। जी जी जी, यही आजकल के तो युवाओं में भ्रम है कि ये प्रोटीन पाउडर इस कंपनी का उस कंपनी का पीना ही है, जिम जा रहे हैं। मार्केटिंग का है वास्तव में। जी 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 जी। और मार्केटिंग कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब करती हैं, पर शायद ऐसे बोला जाए तो जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम है वो 2 केले और 1 गिलास दूध पी ले तो वो उतना ही स्ट्रेंथ शायद ज़्यादा दे देगा। बिल्कुल। आप नहीं ले सकते महंगे फल या ड्राई फ्रूट्स, तो ऐसे सिंपल फल जो है ना वो भी बहुत देते हैं। दालें और ये जो हैं वो पहले के समय में भी ना प्रोटीन थे ना कुछ थे, बिल्कुल। और लोग बहुत हेल्दी लाइफ जीते थे। बिल्कुल। तो ये तो साइकोलॉजी का एक असर है, क्योंकि वो जिम में जो आपका कोच है वो ट्रेनर आपको वो बोलता आपको है, बता देगा। बिल्कुल। वो आपको एक प्रेरित करता है कि आप ये लीजिए तो आपको जो है ना वेट अच्छा बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगी। पर मैं सोचता हूँ शायद मसल्स उससे तो नहीं बढ़ती बिल्कुल। प्रोटीन पाउडर लेने से। बिल्कुल, जो घर में हम जो खान पान में ले सकते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी चीज़ें, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि जो जैसे मल्टीविटामिन आजकल एक ज़रूरी चीज़ हो गई हर इंसान के लिए कि नहीं मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो स्वस्थ है, तो ये नहीं, इसकी बजाय कि घर की मल्टीविटामिन ओल्ड एज के लिए ठीक है। जी जो लोग 55-60 प्लस है, जी क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, जी। आयरन डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी, बिल्कुल। बोन्स की वीकनेस आ जाती है, जी तो उनको सपोर्ट करने के लिए एनीमिक कंडीशन को, कैल्शियम की कमी को, जी वो मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट लेना ओल्ड एज में ठीक है। जी। युवाओं के लिए तो अच्छा खाना और डिसिप्लिन और एक्सरसाइजेस से अच्छा कुछ भी नहीं। प्योरिटी भी तो नहीं है सर हाँ, आजकल खाने में भी। आप सोचे हमने दूध पी लिया 1 गिलास, तो उसमें कितना दूध आपके अंदर गया है ये आप नहीं कह सकते। और वो नेचुरल भी है या कोई वही ऑर्गेनिक चीज़ें इसलिए जो महंगी हैं आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें, लेकिन वो मिले भी और सब तक पहुँचे भी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्योर तो कुछ भी नहीं है आजकल। नहीं, ये है कि जब तक के एक एनलाइटन नहीं किया, जागरूक नहीं किया जाएगा लोगों को जी कि ये फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड वाले जो भी फल अपन खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, जी अनाज खा रहे हैं, उसका कितना नुकसान हुआ है, बिल्कुल पूरी जनरेशन को नुकसान हुआ है। और इसी के कारण ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा खप रही है। बिल्कुल, बीमारियां बढ़ गई हैं मैंने एक्चुअली। कम से कम 100 गुना मेडिसिन की कंजम्पशन भारत में बढ़ा है पिछले केवल 30 से 35 सालों में। जी और गांव में जहाँ पे पहले लोग आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ रख के ऐसे लोग मिल जाते थे जो कहते हैं हमने जिंदगी में एक गोली नहीं खाई, एक इंजेक्शन नहीं लगवाया। बिल्कुल। अब ये दवाइयाँ ऐसी हो गई जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर घर के बजट का एक आवश्यक हिस्सा हो गया है कि वो फर्स्ट वीक होता आदमी के अपने को महीने में दवाइयाँ लगी वो लेके आते हैं हर घर में। गाँव में भी हो गया बिल्कुल। जहाँ लोगों की स्वस्थ जीवन शैली थी, जिसका कारण इनऑर्गेनिक फूड और पेस्टिसाइड और ये वाला फूड है, जी जो जब जागरूकता आएगी तब की बात है वो तो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में हम बहुत अच्छे से एडेड हैं टेक्नोलॉजी से। जी इंटरनेट, मोबाइल, इसने लोगों की सोच, जीवन शैली बदल दी है। जी बहुत कम कीमत पे उपलब्ध हैं। हम लोगों ने वो समय देखा है जब यहाँ से आपको भोपाल या इंदौर कॉल लगाना हो तो आदमी जल्दी जल्दी बात करके बात खत्म करता था कि 3 रुपये मिनट लग रहा है, भाई बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो सस्ताई के ज़माने में। और बड़ी मुश्किल से, ऐसे बारिश के समय में तो कॉल ही नहीं लगते थे, फिर बड़ी मुश्किल से लगते थे तो आदमी हालचाल तो किसी से पूछता ही नहीं था। जी अब वो इतना सस्ता हो गया है कि आपको प्रैक्टिकली फ्री में इंटरनेट मिल रहा है, आपको मोबाइल मिल रहा है, आपको बातचीत मिल रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी फ्री, गूगल से, यूट्यूब से और बहुत सारे सोर्सेज से। जी तो इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी इन्फॉर्मेशन का पॉजिटिव यूज़ करके आप एम्प्लॉयमेंट गिवर बनो, न कि एम्प्लॉयमेंट टेकर। क्योंकि ज़्यादातर युवा चाहते हैं कि हम बहुत पैसा बनाएं, बिल्कुल कम समय में बनाएं और खूब बनाएं। अच्छी बात है, सोच अच्छी है, पर इसमें एक ही कमी है कि वो एफर्ट नहीं करना चाहते वैसा, और ये चाहते हैं कि बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के
किसी शॉर्टकट से मिल जाए। मेरा सोचना है लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल हर शॉर्टकट एक अंत में लॉन्ग कट ही है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, आदमी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम करे, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं। जी और ये सोच के चले कि वो जो भी कर रहा है इट इज़ हियर टू गिव हैप्पीनेस, माने किसी न किसी को खुश कर रहा है। बिल्कुल कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, वो इसलिए दिया आप किसी को खुश करें। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी शादी करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हो खुश हो, दे कैन लिव अ गुड लाइफ, जी उसके लिए ही लोग ये करते हैं। और दुनिया में मैं तो समझता हूँ हर काम किसी न किसी खुशी के लिए होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के लिए काम करें सब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत और धन्यवाद। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे नितिन नेकांदी जी से, जिन्होंने फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।